आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 10 के लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। इतिहास चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य। मतलब उपनिवेशवाद क्या है और उपनिवेशी काल में मतलब अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे गांव का समाज कैसा था, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे सरकारी रिपोर्ट के आधार पर। तो आज का जो पहला प्रश्न होगा बड़ा ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है। उपनिवेशवाद क्या है अथवा साम्राज्यवाद क्या है? उपनिवेशवाद क्या है या उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, या साम्राज्यवाद क्या है या साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं? आप उत्तर लिखेंगे किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली देश के द्वारा अपने हितों को साधने के लिए, किसी समृद्ध अथवा शक्तिशाली देश के द्वारा अपने हितों को साधने के लिए किसी निर्बल लेकिन प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश पर अपना अधिकार कर लेता है और उसके साधनों को अपने हित के लिए, उसके साधनों को अपने हित के लिए प्रयोग करना शुरू करता है, तो उसे ही उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में उपनिवेश की स्थापना के क्या कारण थे? या इसी प्रश्न को कहता है कि अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश क्यों बनाया? भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के क्या कारण थे, अथवा अंग्रेजों ने भारत में अपने उपनिवेश की स्थापना क्यों किया? आप लिखेंगे अंग्रेजों ने निम्नलिखित कारण से या कई सारे कारणों से भारत को अपना उपनिवेश बनाया। नंबर 1, कच्चे माल को प्राप्त करने के लिए। दूसरा, अपने उद्योग में निर्मित माल को, अपने कारखानों में निर्मित माल को खपत करने के लिए या बेचने के लिए। तीसरा, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। चौथा, भारत की जलवायु प्रतिकूल होने के कारण। और पांचवा, समृद्ध बनने की, धनी बनने की लालसा के कारण अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया। तीसरा प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन का भारतीय ग्रामीण समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? या भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का क्या प्रभाव पड़ा? आपका उत्तर होगा भारतीय ग्रामीण समाज पर उपनिवेशवाद का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। नंबर 1, औद्योगिक मजदूर और कारीगरों की दशा खराब हो गई। दूसरा, कृषि को हानि हुई और किसानों की गरीबी या निर्धनता में वृद्धि हुई। तीसरा, भूमि प्रबंध के त्रुटि के कारण किसान भूमिहीन हो गए। चौथा, लगान इकट्ठा करने के कठोर तरीका अपनाने के कारण किसान मजदूर बन गए। और पांचवा, साहूकार ऊंची ब्याज का दर लेकर किसानों का शोषण किया करते थे। चौथा प्रश्न है, पांचवी रिपोर्ट क्या है? पांचवी रिपोर्ट क्या है या पांचवी रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार इसे ही पूछा गया है कि पांचवी रिपोर्ट क्या है या पांचवी रिपोर्ट से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा पांचवी रिपोर्ट एक सरकारी रिपोर्ट है। पांचवी रिपोर्ट एक सरकारी रिपोर्ट है जिसे अंग्रेज चिकित्सक फ्रांसिस बुकानन के द्वारा
तैयार किया गया था। इसे इंग्लैंड के संसद के प्रवर समिति में 1813 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। 18वीं सदी में किसान बड़े संकटपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। उनकी सारी संपत्ति, उनकी सारी पूंजी उनके हाथों से हस्तांतरित हो गई थी। उन्हें बर्बादी का सामना करना पड़ रहा था। इसी बात की विवरण, इसी बात की जानकारी हमें 5वीं रिपोर्ट से मिलती है। 5वीं रिपोर्ट 1002 पन्ना में है। इसके 800 पन्ना में जमींदार, रैयत और कलेक्टर के जो विभिन्न प्रकार की तालिका है, कर्मचारी, उसके बारे में चर्चा है। और 202 पन्ना में किसानों के, मजदूरों के दुर्दशा के बारे में वर्णन है। 5वां प्रश्न है, जमींदार कौन थे? जमींदार कौन थे? आपका उत्तर होगा जमींदार औपनिवेशिक शासनकाल में, अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्व एकत्रित करने वाला, राजस्व संग्रह करने वाला एक कर्मचारी था, जो अपने विस्तृत इलाका में, बड़े इलाका में सरकारी जमीन पर कृषि कार्य कराते थे और लगान का संग्रह करते थे। कुछ बड़े जमींदार होते थे जो अपनी निजी सेना रखते थे। उस बड़े जमींदार को राजा कहा जाता था। 6ठा प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? अस्थाई बंदोबस्त क्या है अथवा अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं? आप लिखेंगे अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेजों के शासनकाल में लगान संग्रह करने की एक व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त अंग्रेजों के शासनकाल में लगान संग्रह करने की एक व्यवस्था थी। इसकी शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। इसे इस्तेमारी बंदोबस्त के नाम से भी जानते हैं। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश के बनारस खंड में लागू था। 7वां प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता को लिखें। अस्थाई बंदोबस्त की विशेषता को लिखें। आपका उत्तर होगा अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सरकार जमींदारों से सिविल और दीवानी मामला वापस ले लिया। दूसरी विशेषता है, जमींदार को लगान वसूली के साथ साथ अस्थाई भूमि का स्वामी बना दिया गया, मालिक बना दिया गया। तीसरी विशेषता है, सरकार को दिया जाने वाला लगान की राशि नियत कर दी गई। और चौथी विशेषता है, सरकार द्वारा निश्चित भूमि कर जमा नहीं करने पर जमींदार को उसकी भूमि का कुछ भाग बेचकर लगान की राशि लिया जाता था। 8वां प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त के लाभ को लिखें। अस्थाई बंदोबस्त के लाभ को लिखें। यह प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करेगा कि अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को क्या लाभ हुआ। आप लिखेंगे अस्थाई बंदोबस्त से कंपनी को निम्नलिखित लाभ हुआ। या अस्थाई बंदोबस्त के निम्नलिखित लाभ थे। नंबर 1, सरकार की आय निश्चित हो गई। दूसरी, सरकारी कर्मचारी को बार बार बंदोबस्ती करने की परेशानी से मुक्ति मिल गई। तीसरी विशेषता, सरकारी कर्मचारी जमींदार सरकार के स्वामी भक्त बन गए। चौथी विशेषता है, सरकारी कर्मचारी को चूंकि बार बार भूमि का बंदोबस्त नहीं करना पड़ता था, इस कारण उनके पास समय बचने लगा और वे बचे हुए समय का प्रयोग लोक कल्याण में करने लगे।
और पांचवी विशेषता थी, पांचवा लाभ था कृषि में सुधार हुआ। नौवां प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, अथवा रैयतवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था औपनिवेशिक काल में, रैयतवाड़ी व्यवस्था औपनिवेशिक काल में लगान संग्रह करने की एक व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था औपनिवेशिक काल में लगान संग्रह करने की एक व्यवस्था थी, जिसकी शुरुआत 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिला से कैप्टन मुनरो ने किया था। हालांकि बाद में इस व्यवस्था को संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था के तहत कंपनी और किसानों के बीच सीधा संबंध की स्थापना की गया। जमींदारों की भूमिका को समाप्त कर दिया गया, जिससे किसान शोषण से मुक्त हो गए। 10वां प्रश्न, अगला प्रश्न है, महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? महलवाड़ी व्यवस्था क्या है, अथवा महलवाड़ी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा महलवाड़ी व्यवस्था औपनिवेशिक शासन काल में, महलवाड़ी व्यवस्था औपनिवेशिक शासन काल में लगान संग्रह करने की एक व्यवस्था थी। महलवाड़ी व्यवस्था औपनिवेशिक शासन काल में, मतलब अंग्रेजों के शासन काल में लगान संग्रह करने की व्यवस्था थी। इस व्यवस्था की शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। इस व्यवस्था के तहत लगान का निर्धारण सामूहिक रूप से किया जाता था। यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू थी। 11वां नंबर प्रश्न है, झूम खेती से आप क्या समझते हैं? झूम खेती क्या है, अथवा झूम खेती से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा झूम खेती, जिसे आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं। झूम खेती, जिसे आदिकालीन निर्वाह कृषि भी कहते हैं, यह कृषि की वैसी प्रणाली है जिसमें किसान जंगल को काटकर जला देते हैं, उसके राख में मिट्टी मिलाकर बीज को बोते हैं, और जब भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है तो दूसरे क्षेत्र में पुनः इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। यह व्यवस्था पहाड़ी क्षेत्रों में प्रचलित है। अगला प्रश्न है, संथाल हुल क्या है? संथाल हुल क्या है, अथवा संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? संथाल हुल क्या है, अथवा संथाल विद्रोह से आप क्या समझते हैं? आपका उत्तर होगा सरकारी अधिकारियों, जमींदारों, व्यापारियों तथा महाजनों के शोषण से तंग आकर 1855-56 ईस्वी में संथाल जनजातियों ने अपने नेता सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में एक विद्रोह की प्रारंभ कर दिया। इस विद्रोह को हम संथाल हुल अथवा संथाल विद्रोह कहते हैं। इस विद्रोह के दौरान संथालों ने जमींदारों, महाजनों के घर को लूटा, उनसे उनका खाद्यान्न को छीना, पुलिस थाना को आग लगाया। संथाल विद्रोह की मांग थी उनका शोषण बंद किया जाए, उनकी जमीन उन्हें वापस किया जाए तथा उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र वातावरण में जीने का अधिकार दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बड़ी क्रूरतापूर्ण तरीके से, बड़ी निर्दयतापूर्ण तरीके से इस विद्रोह को दबा दिया या दबाने का काम किया। और आज का अंतिम प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, 1875 ईस्वी में दक्कन विद्रोह के क्या कारण थे? 1875 ईस्वी के दक्कन विद्रोह के क्या कारण थे? सरकार ने इसे किस प्रकार दबाया?
या प्रश्न को कहेगा कि दक्कन विद्रोह क्या है, दक्कन विद्रोह से आप क्या समझते हैं, आपका उत्तर होगा 19वीं शताब्दी में कृषकों, साहूकारों तथा व्यापारियों के विरुद्ध में अनेक सारे विद्रोह हुए। 19वीं शताब्दी में कृषकों, साहूकारों, व्यापारियों तथा महाजनों के विरुद्ध में अनेक सारे विद्रोह हुए। इन विद्रोह में 1875 के दक्कन का जो विद्रोह है वह प्रमुख है। इस विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1875 को महाराष्ट्र राज्य के पूना जिला के शुपा नामक गांव से हुआ। इस विद्रोह के समय रैयतों ने, मतलब किसानों ने, महाजनों के, साहूकारों के बही खाता को जला दिए, उनके घरों में आग लगा दी, उनके अनाज के दुकान को लूट लिया। इस विद्रोह का मूल कारण था लगान की ऊंची दर, मजदूर और किसानों का शोषण और उनके जमीन की नीलामी। इस विद्रोह के उग्रता को देखते हुए सरकार ने 1875 में दक्कन दंगा आयोग का गठन किया और इसी आयोग के नेतृत्व में 1875 के दक्कन विद्रोह का सरकार ने दमन किया। तो ये था 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के चैप्टर नंबर 10 के महत्वपूर्ण लघु, उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगले वीडियो में हम लोग पुनः इतिहास के 11 नंबर चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।